सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर जो आपको इस पूरे सेशन में हिंदी पढ़ाने वाली है। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने अध्याय नंबर 1 से, जिसका शीर्षक है भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे प्रायः लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। भाषा के बिना ना तो वह अपनी बात समाज के दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है और ना ही उनकी बात स्वयं समझ सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा मन के भावों या विचारों को प्रकट करने और समझने में एक दूसरे की मदद करती है। यानी कि भाषा क्या करता है? अब जैसे हम मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है और हमें प्रायः दूसरे लोगों से बात करनी पड़ती रहती है, संपर्क करना पड़ता रहता है। तो भाषा के बिना तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर भाषा नहीं होगी तो हम कैसे अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएंगे और दूसरों की बात समझेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा मन के भावों या विचारों को प्रकट करने और समझने में एक दूसरे की मदद करती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या प्रकट करना। भाषा का प्रमुख उद्देश्य मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। प्रारंभ यानी कि आदि काल में यह कार्य आदि मानव संकेतों द्वारा तथा चित्र बनाकर किया करता था। तो हमने देखा कि भाषा का क्या है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की भाष धातु से हुई है, जिसका क्या अर्थ है? जिसका अर्थ है बोलना या फिर प्रकट करना। अब भाषा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। अब प्रारंभ में ये जो चीजें थी, जो हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते थे, वो कैसे करते थे? आदि मानव संकेतों द्वारा या फिर चित्र बनाकर करते थे। सांकेतिक भाषा के द्वारा कही गई बात को समझने व समझाने में कठिनाई होने पर कुछ ध्वनि चिन्हों का निर्माण किया गया। इस प्रकार सांकेतिक भाषा व ध्वनि चिन्हों ने मौखिक भाषा को तथा चित्रों ने लिखित भाषा को जन्म दिया। मौखिक भाषा का संबंध सुनने व लिखित भाषा का संबंध पढ़ने से है। यानी कि सांकेतिक भाषा के द्वारा हम पहले एक दूसरे को अपनी बात समझाते थे, लेकिन इनको सांकेतिक भाषा के द्वारा बातों को समझाना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए इसका प्रयोग किया गया, इसका निर्माण किया गया, ध्वनि चिन्हों का निर्माण किया गया। इस प्रकार सांकेतिक भाषा व ध्वनि चिन्हों ने किसको जन्म दिया? मौखिक भाषा को, तथा चित्रों ने लिखित भाषा को जन्म दिया। अब मौखिक भाषा का संबंध किससे है? सुनने से, क्योंकि अगर हम मुंह से बोलेंगे तो सामने वाला हमारी बातों को सुनकर समझ पाएगा। ऐसे ही लिखित भाषा का संबंध किससे है? पढ़ने से। जो हम लिखते हैं उसे हम दूसरों को कैसे समझा पाते हैं? जब वो हमारी बातों को पढ़ता है। जो हमारे लिखे हुए विचार होते हैं उनको पढ़ता है, तो पढ़कर ही हम बातों को समझते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि लिखित भाषा का संबंध पढ़ने से है। इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर अपने मन के विचार तथा भावों का आदान प्रदान करता है। यानी कि भाषा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है? बोलकर, लिखकर, पढ़कर व सुनकर अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे भाषा के रूप। भाषा का प्रयोग हम मुख्यतः बोलकर, लिखकर करते हैं। इस प्रकार प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। तो मौखिक भाषा कौन सी होगी? जब कोई व्यक्ति हमारे सम्मुख होता है तो अपने मन के भावों व विचारों का आदान प्रदान बोलकर व सुनकर करते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापक बोलकर छात्रों को पाठ समझाती है और छात्र सुनकर उनके द्वारा समझाए गए पाठ को ग्रहण करते हैं। दो व्यक्तियों का फोन पर बात करना भी मौखिक भाषा का ही रूप है। मौखिक भाषा चिरस्थायी नहीं होती, किंतु आजकल तकनीकी साधनों द्वारा रिकॉर्डिंग करके मौखिक भाषा को भी स्थायी रूप प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार बोलकर, सुनकर विचारों का आदान प्रदान करना ही मौखिक भाषा कहलाता है। यानी कि जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वो हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे आपको
आपकी अध्यापिका विद्यालय में कैसे पढ़ाती है, बोलकर समझाती है, तो आप उसे सुनकर ग्रहण करते हैं। ऐसे ही जब हम किसी से फोन में बात करते हैं तो वो भी क्या होगा, वो भी मौखिक भाषा का रूप होगा। वैसे तो मौखिक भाषा को चिरस्थायी माना जाता है, यानी कि उसे सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, लेकिन किंतु आजकल तकनीकी साधनों द्वारा उसे रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है, यानी कि अब वो भी कौन सा रूप हो गया है, स्थायी रूप हो गया है, क्योंकि अब उस मौखिक भाषा को भी रिकॉर्डिंग के द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि बोलकर व सुनकर विचारों का आदान प्रदान करना क्या है, मौखिक भाषा कहलाता है। अब अगला है लिखित भाषा। आदिकाल में मानव पहले संकेतों और बाद में मौखिक भाषा के द्वारा ही अपने विचारों को संप्रेषित करता था। धीरे धीरे जब सभ्यता का विकास हुआ और मनुष्य को दूरस्थ स्थानों पर मित्रों एवं संबंधियों के पास अपने विचारों को भेजने की आवश्यकता अनुभव हुई, तो उसने भाषा के लिखित रूप का विकास किया। इसमें विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है। जैसे अध्यापिका कक्षा में गणित के सवाल श्याम पट्ट पर लिखकर हल करती है, छात्र उसे पढ़कर उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है। इसी रूप के कारण हमारा प्राचीन साहित्य व संस्कृति सुरक्षित है। लिखित भाषा का रूप मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक व्यापक है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पोस्टर तथा पुस्तकें आदि इसी के विभिन्न रूप हैं। यानी कि अब जो लिखित भाषा है वो किस प्रकार की होती है, लिखित भाषा जो हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं वो हमारी लिखित भाषा होती है। अब पहले के समय में मनुष्य केवल मौखिक भाषा का प्रयोग करते थे या फिर सांकेतिक भाषा का, लेकिन जब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जब कोई मित्र और कोई संबंधी उनका दूर रहता है तो उन तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए उन्होंने किसकी आवश्यकता का अनुभव किया, लिखित भाषा की आवश्यकता का अनुभव किया। तो इसलिए उन्होंने कुछ लिखित रूप के चिन्हों के द्वारा लिखकर अपनी बातों को प्रकट करने का प्रयास किया। अब जैसे आपकी अध्यापिका आपको श्याम पट्ट में लिखकर समझाती है, जैसे यहाँ पे चित्र में भी दिखा रखा है कि एक अध्यापिका क्या कर रही है, श्याम पट्ट पर कुछ गणित के सवाल लिखकर बच्चों को समझा रही है और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारा लिखित भाषा का रूप है। और लिखित भाषा के द्वारा ही हमारी जो प्राचीन साहित्य है और वह संस्कृति है सुरक्षित है, क्योंकि लिखित भाषा के द्वारा ही हम समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं कि पहले के समय में क्या होता था, हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति किस प्रकार की थी, वो कैसे पता चलता है, लिखित भाषा से ही पता चलता है। क्योंकि जो पहले के लोग हैं वो तो अब नहीं है, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई बातें, उनके द्वारा बनाए गए संस्कृति, वो सब अभी भी लिखे हुए हैं और सुरक्षित हैं। तो इसलिए हमें इसी के द्वारा लिखित रूप से ही हमें पता चलता है। और कहा जाता है कि लिखित भाषा का रूप मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है, क्योंकि इसमें क्या क्या होता है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पोस्टर तथा पुस्तकें आदि इसी के विभिन्न रूप हैं। अब हम देखेंगे भाषा के लिखित रूप का महत्व। भाषा का लिखित रूप महत्वपूर्ण है, यही रूप भाषा को सुरक्षित रखता है। लिखित रूप ही भाषा को मानक रूप प्रदान करता है, यही रूप भाषा को स्थायी रूप प्रदान करता है। यानी कि लिखित भाषा का भाषा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा ही हमारी जो भाषा है वो सुरक्षित है। अब अगला है हमारा लिपि। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जो जो सभ्यता का विकास हुआ त्यों त्यों मानव को उच्चारित ध्वनि चिन्हों को स्थायी रूप प्रदान करने की आवश्यकता महसूस हुई। इन्हीं उच्चारित ध्वनि चिन्हों से लिपि का विकास हुआ। यानी कि लिपि क्या कहलाती है, लिपि भाषा के लिखने का ढंग, यानी कि किस प्रकार से भाषा को लिखा जाता है वही लिपि कहलाती है। अब जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, भाषा मानव की सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे ही मानव के उच्चारित ध्वनियों का भी स्थायी रूप प्रदान करने की आवश्यकता महसूस हुई। इन्हीं उच्चारित ध्वनि के चिन्हों को लिपि कहा जाता है। तो उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। यानी कि जो हम बोलते हैं, जो हम उच्चारित करते हैं, जो ध्वनियां होती हैं उनको लिखा जाता है, उनके लिखने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यानी कि हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में, जिसके अपने लिपि चिन्ह है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है।
ऐसे ही कुछ प्रमुख भाषाएं व उनकी लिपियां इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ भाषाएं दी गई हैं और उनकी लिपियां दी गई हैं। जैसे संस्कृत की क्या है, देवनागरी लिपि, हिंदी की देवनागरी, मराठी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी। हमने यहाँ पे देखे कि किस प्रकार से अलग अलग भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपि है। विचार किस तरह प्रकट होते हैं, पुस्तक कैसे बनती, शिक्षा का विकास किस माध्यम से होता, मानव के इतिहास, ज्ञान, विज्ञान कैसे सुरक्षित रखा जा सकता था। लिपि के माध्यम से ही हम ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित एवं संरक्षित रख पाते हैं। यानी कि लिपि के माध्यम से ही हम विचार किस तरह प्रकट कर पाते हैं, लिपि के माध्यम से। पुस्तकें कैसे बनती हैं, लिपि के माध्यम से। अब लिपि ना होती तो हमें पता नहीं होता कि कैसे भाषाओं को लिखना है, हमें भाषाओं को लिखने का ढंग नहीं होता, तो इसलिए लिपि के माध्यम से ही हम पुस्तकें लिख पाते हैं। शिक्षा का विकास लिपि के माध्यम से कर पाते हैं। मानव के इतिहास, ज्ञान, विज्ञान कैसे सुरक्षित है, लिपि के माध्यम से ही सुरक्षित है। अब अगला है हिंदी भाषा। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा यानी कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा दोनों ही रूपों में मान्यता दी है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। विकास होते होते हिंदी का शब्द भंडार 1 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। यानी कि हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को संविधान ने क्या किया था, राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों ही रूपों में मान्यता दी थी। और उन संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी और लिपि देवनागरी है। और जिस प्रकार इसका विकास हो रहा है वैसे ही इसके शब्द भंडार में कितने 1 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है इसके शब्द। अब है हिंदी भाषा का उद्भव मूलतः संस्कृत से हुआ है। यानी कि हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ है, संस्कृत भाषा से हुआ है। लेकिन इसमें देश की विभिन्न भाषाओं एवं बोलियों से भी शब्द लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से भी लिए गए हैं। यानी कि हिंदी भाषा का उद्भव वैसे तो संस्कृत भाषा से हुआ है, लेकिन इसमें कुछ शब्द देश के विभिन्न भाषाओं एवं बोलियों से भी लिए गए हैं। अतिरिक्त कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से भी लिए गए हैं, जैसे अंग्रेजी, फारसी, अरबी, पुर्तगाली, तुर्की, जापानी आदि विदेशी भाषाओं के कुछ शब्दों का हिंदी में समावेश किया गया है। संपूर्ण देश में प्रचलित होने के कारण इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। यानी कि हिंदी भाषा जो है वो संपूर्ण देश में बहुत ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों द्वारा हिंदी भाषा ही बोली जाती है, तो इसलिए इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। किसे, हिंदी भाषा को। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तरांचल आदि राज्यों की राजभाषा हिंदी ही है। इन राज्यों का सरकारी कामकाज हिंदी में ही होता है। हमारे संविधान में निम्नलिखित 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कौन कौन सी? हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगला, असमिया, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, सिंधी, उड़िया, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। तो ये कुछ 22 भाषाएं हैं जिन्हें संविधान द्वारा क्या दिया गया है, मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा का एक स्थायी रूप होता है, उसे बोली कहते हैं। बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान करते हैं तो वह भाषा कहलाने लगती है। सूरदास और तुलसीदास ने ब्रज और अवधी बोली में साहित्य की रचना करके इन बोलियों को भाषा का रूप प्रदान किया। तो हमने देखा कि बोली क्या है, बोली छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का एक स्थानीय रूप होता है और बोली में साहित्य रचना होने लगती है। तो वैसे तो बोली में साहित्य रचना नहीं की जाती, लेकिन अगर बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो वो क्या कहलाती है,
तो वो उपभाषा कहलाने लगती है। और साहित्यकार जब उस उपभाषा को साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान देते हैं तो वो भाषा बन जाती है। तो सूरदास और तुलसीदास ने ब्रज और अवधी बोली है। ये क्या है? ब्रज और अवधी एक बोली है। तो सूरदास और तुलसीदास ने इसमें साहित्य की रचना करके इन बोलियों को क्या बना दिया? भाषा का रूप प्रदान कर दिया है। अब हिंदी की उपभाषा तथा बोलियों का वर्गीकरण। अब भाषा है हिंदी और इसकी उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, और बोलियां ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली तथा कन्नौजी। ऐसे ही पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़, बिहारी हिंदी, मगही, मैथिली और तथा भोजपुरी, पहाड़ी हिंदी, मंडियाली, गढ़वाली तथा कुमाऊनी, राजस्थानी हिंदी, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी तथा बागड़ी। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों कि बोली और भाषा में अंतर। बोली का विस्तार क्षेत्र भाषा की अपेक्षा सीमित होता है। यह किसी वर्ग विशेष या क्षेत्र विशेष की बोलचाल की भाषा होती है। इसका कोई व्याकरण या नियम नहीं होता। बोली विकसित होकर उपभाषा का रूप धारण कर लेती है, और जब उपभाषा में साहित्य की रचना होने लगती है तो वह भाषा बन जाती है। तो हमने यहाँ पे देखा बोली और भाषा में अंतर क्या है कि बोली क्या है? बोली का क्षेत्र सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र विस्तार होता है। ऐसे ही किसी वर्ग विशेष या क्षेत्र विशेष की बोलचाल की भाषा होती है। इसका कोई व्याकरण या नियम नहीं होता, यानी कि बोली का कोई व्याकरण और नियम नहीं होता। बोली विकसित होकर उपभाषा का रूप धारण कर लेती है, यानी कि जब बोली थोड़ी विकसित होती है तो वो किसका रूप धारण करती है? उपभाषा का। और जब उपभाषा में साहित्य की रचना होने लगती है तो वो क्या होता है? भाषा बन जाती है। अब आगे है हमारा व्याकरण। अन्य भाषाओं के समान हिंदी भाषा का भी अपना व्याकरण है, जो इसे मानक भाषा के रूप में चिरस्थायी रूप प्रदान करता है। साहित्य में व्याकरण के नियमों से युक्त शुद्ध व परिष्कृत भाषा को ही स्थान दिया गया है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा के शब्दों, उनके रूपों तथा प्रयोगों आदि का ज्ञान होता है। यानी कि व्याकरण क्या है? व्याकरण के द्वारा हमें भाषा के नियमों का पता चलता है, यानी कि नियमों का बोध होता है कि किस प्रकार से हमें उस भाषा का प्रयोग करना है, बोलने के लिए, लिखने के लिए और पढ़ने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला वह शास्त्र जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप की पहचान करते हैं, व्याकरण कहलाते हैं। अब अगला है व्याकरण का भाग। व्याकरण के 3 प्रमुख भाग है। कौन कौन से? पहला है वर्ण विचार, जिसमें इस अंग में क्या होता है कि वर्णों के स्वरूप, उनके भेद और उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। और दूसरा है शब्द विचार। इसमें क्या होता है? व्याकरण के इस अंग में शब्दों के भेद, उत्पत्ति, लिंग, वचन आदि का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा है वाक्य विचार। तो व्याकरण के इस अंग में क्या किया जाता है? वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। इसी के साथ बच्चों आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।